चलिए आप लोगों के सामने फिर आज मौलिक अधिकार का यह पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो मेरी यही राय है कि सबसे पहले जाकर के पार्ट 1 वीडियो देखिए, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को उसमें बताए हुए हैं। और लोग जो हैं विशेषता 2 या 3 विशेषता बताते हैं, हम जो है लगभग 13 से 14 विशेषता बताए हैं मौलिक अधिकार का। तो उसको जा कर के आप देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है। अच्छा हम उसमें कंटेंट डालने का कोशिश किए हैं। आप लोग को कैसा लगेगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा ही लगेगा हमको, जहाँ तक उम्मीद है। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं मौलिक अधिकार का जो अगला जो अनुच्छेद है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बता दें। बेसिक क्या है, पहले टॉपिक लिख देंगे। टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। अब देखिए मौलिक अधिकार कितने थे, तो 7 थे। ठीक है, मूल संविधान में। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है आपका एक मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कौन सा? तो संपत्ति के अधिकार को। ये सब हम डिटेल में बताए हुए हैं। संपत्ति के अधिकार को अब किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 300 का ए में रखा गया है, जिसे अब कानूनी अधिकार प्राप्त है। कल जो बताए थे हम अनुच्छेद, जानते हैं कि मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। पार्ट 1 वीडियो जो है, जिसमें हम 12 से लेकर के 18 तक हम बता चुके हैं। इसी में आपको 14 से 18 क्या है? तो समता या समानता का अधिकार, वो हम बता चुके हैं। तो आज जो हम बताने वाले हैं, पहले स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? तो स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार एक तो आपको बता दिए हैं 14 से 18 समता या समानता का अधिकार। आज जो है ना दूसरा यह मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी चर्चा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा 19 से लेकर के 22 तक है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 19। देखिए अनुच्छेद 19 बताने से पहले आप एक चीज़ जान जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है और आगे पूछेगा भी। इसको अनुच्छेद 19 को हम क्या बोलते हैं? तो बैकबोन बोलते हैं। बैकबोन। ठीक है, संविधान का बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? तो अनुच्छेद 19 को कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी किसको कहते हैं हम? तो अनुच्छेद 19 को कहते हैं। लेकिन वही कहेगा कि संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहते हैं? आत्मा। अगर आत्मा कहे या हृदय, आत्मा या हृदय कहे तो वह अनुच्छेद 32 को कहते हैं। अनुच्छेद 32 को कहते हैं। लेकिन वहीं संविधान की कुंजी या दर्पण अगर कहे, कुंजी या दर्पण कहे तो किसे कहते हैं? तो वह प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना को कहते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ को आप याद रखिए, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अनुच्छेद 19 को क्या कहते हैं? बैकबोन यानी कि संविधान का रीढ़ का हड्डी किसे कहते हैं? तो अनुच्छेद 19 को कहते हैं। आत्मा या हृदय किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को कहते हैं। कुंजी या दर्पण किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 19 का 1 में क्या लिखा हुआ है? 19 का 1 में, तो 19 का 1 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए सबसे पहले इसको बताने से पहले थोड़ा सा आपको हम बता दें कि अनुच्छेद 19 जो है इसमें 7 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 19 में कितने तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है? 7 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है। लेकिन वर्तमान में अभी कितने हैं? तो अभी वर्तमान में 6 हैं। एक संपत्ति का इसमें भी अधिकार दिया गया था, उसको भी क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, जो 19 के 6 में था, तो भी बता देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 19 का 1 क्या कहता है? 19 का 1 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए 19 का 1 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? मतलब बोलने की आपकी स्वतंत्रता है।
बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, आप जो है ना, आप अपने हक के लिए कुछ भी आप बोल सकते हैं। कुछ भी का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का ठेस पहुँचे, ठीक है, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई विदेशी अगर आ गया, अब उसको आप गाली देने लगे, उसको कुछ बोलने लगे, तो ऐसे थोड़ा ना होगा। बोलने की स्वतंत्रता है, मतलब आप अपने दायरा में रह करके ही बोलिएगा, ठीक है। तब बोलने की स्वतंत्रता 19 का 1 में। झंडा फहराने का, झंडा फहराने की भी स्वतंत्रता किस में है, तो 19 का 1 में है। देखिए 2002 से पहले झंडा फहराने का अधिकार आम आदमी को नहीं था, लेकिन ध्वज संहिता आयोग 2002 में आया, ठीक है। उसके बाद से झंडा फहराने का अधिकार सबको मिल गया, यानी कि मौलिक अधिकार हो गया। तो झंडा फहराने का अधिकार है। उसके बाद क्या है, पुतला जलाने का अधिकार। पुतला जलाने का अधिकार, पुतला, अगर मान लीजिए कोई नेता काम नहीं कर रहा है, ठीक है, या किसी का भी आप पुतला जला सकते हैं शांतिपूर्वक, लेकिन आप पुतला जलाएंगे, नहीं कि पुतला जला रहे हैं और किसी के नैतिकता, किसी के जो है ना ऊपर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आप कोई भी आंदोलन कीजिए, पुतला जलाइए, झंडा फहराइए या बोलिए, लेकिन ये किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो बोलने का अधिकार भी 19 का 1 में है। झंडा फहराने का भी आपकी अभिव्यक्ति है, पुतला जलाने की भी आपकी अभिव्यक्ति है। उसके बाद चुपचाप रहने की, चुपचाप रहने की। मान लीजिए कि आप चुपचाप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको या करके जो है ना आपको एक चटी मार दे कि क्यों नहीं तू बोल रहा है, क्यों चुपचाप है, तो आपको जो है ना ये अधिकार है चुपचाप रहने की, मौन धारण करने की। आपको क्या है, एक मौलिक अधिकार है। अगर कोई आप चुपचाप हैं, शांति से मौन व्रत आप रखे हुए, कोई आकर के जो है ना आपको पीट रहा है, मार रहा है, तो आप जो है ना अपने मौलिक अधिकार के हनन हो रहा है ना आपके, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि हम चुपचाप थे और जो है ना वो हमको मारा है, पीटा, हमको डांटा है, तो जो है ना उसके खिलाफ जो है ना कार्रवाई होगी, उसके ऊपर FIR हो जाएगी। इस चीज़ को आप याद रखिए। अगर आप बोलिएगा, आपको बोलने से भी अगर कोई रोकता है, अगर आप सही बोल रहे हैं, किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। झंडा फहराने से अगर कोई रोक रहा है, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। पुतला जलाने से अगर कोई रोक रहा है, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर चुपचाप रहने से भी अगर कोई रोक रहा है, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसी में जो है ना RTI को भी शामिल किया। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। RTI का मतलब क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया, तो 2000, ठीक है, 2002 में आया, ठीक, सॉरी 2005 में आया। सूचना का अधिकार यानी RTI को भी इसमें शामिल किया गया। मान लीजिए कि कोई भी संस्था है, सरकारी संस्था, किसी के बारे में भी अगर आपको जानना है, तो आप उसके खिलाफ क्या लगा सकते हैं, RTI के तहत आप पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मोदी जी विदेश में गए हैं, विदेश जाने में उनके कितना खर्चा लगी है, तो आपको जाने से और वहाँ से रिटर्न आने तक जो भी आप खर्चा जानना चाहते हैं, उस सब खर्चा आपको जो है ना घर बैठे आप पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सरकारी विभाग में कितने पद खाली है, ठीक है, रेलवे में कितना पद खाली है, बैंक में कितना पद खाली है, इसका भी आप पता कर सकते हैं। किसके तहत, तो RTI के तहत। इसको 2005 में जो है ना शामिल कर दिया गया कि ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत रहना चाहिए। सबको मौलिक अधिकार है हर चीज़ के बारे में जानने का। नेता कहाँ घूमने जा रहे हैं, कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, कौन से काम कर रहे हैं, मतलब सारा चीज़ का जानकारी आप इसके तहत ले सकते हैं। देखिए ये सबको ये पता नहीं है, RTI लगाना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आप गूगल पर जा करके जो है ना RTI लॉगिन कीजिए और मात्र आपको जो क्वेश्चन करना है क्वेश्चन कीजिए। एक RTI जो आप फाइल कीजिएगा, इसका चार्ज कितना लगता है, तो मात्र 10 रुपये लगता है और अपना अधिकार को जान सकते हैं, घर बैठे जान सकते हैं। तो RTI को भी कहाँ शामिल किया गया है, तो 19 का 1 में शामिल किया गया है, ठीक है। तो 19 का 1 समझ गए। अब चलिए 19 का हम लोग समझते हैं 2। 19 का 2 में क्या कहता है, सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। देखिए एक चीज़ हम इसमें छोड़ दिए कि 19 के 1 में जो है ना मीडिया को भी इसमें अधिकार दिया गया है। किसको अधिकार दिया गया है, तो मीडिया को, मीडिया जो बोलता है उसको भी अधिकार दिया गया है किसमें, 19 का 1 में। लेकिन अगर विशेष अधिकार पूछे कि मीडिया को विशेष अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो विशेष अधिकार जो है ना 361 का ए में दिया गया है। 361 का ए में दिया है मीडिया को विशेष अधिकार, ठीक है। अब देखिए 19 का 2 में क्या कहता है, सभा करने की स्वतंत्रता। जैसे मान लीजिए 19 का 1 कहता है बोलने की स्वतंत्रता। आप बोल रहे हैं, केवल बोलने से थोड़ा ना काम चलेगा, आप क्या करिए, तो सभा कीजिए। तो 19 का 2 कहता है सभा करने की स्वतंत्रता। फिर 19 का 3 क्या कहता है,
19 का 3 कहता है संगठन बनाने की, ठीक है, स्वतंत्रता। संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि संगठन आप बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई देश विरोधी हो। संगठन बना लिए देश के विरोध में कि देश में जो है ना हमको क्या करना है, तब बम गिराना है, देश को क्या करना है, बर्बाद करना है। ऐसा संगठन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सभा करने के लिए हम बोले हैं, ऐसा नहीं हो कि हाँ आप सभा कर रहे हैं कि हमको लाल किला को उड़ाना है, ठीक है। देश में जो है ना किसी नेता को हमको मारना है, तो ऐसा भी सभा आप लोगों को नहीं करना है। फिर यह आपको स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। इसके खिलाफ जो है ना आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो 19 का 2 कहता है कि सभा करने की स्वतंत्रता। 19 का 3 कहता है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद 19 का 4 कहता है कि संचरण, मतलब चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है। चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। आपको चारों ओर घूमने की भी स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है। आप चारों ओर घूम सकते हैं। अच्छा देखिए, घूम रहे हैं फिर भी, लेकिन किसी के ऊपर जो है ना कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए कि आप घूमने गए, ठीक है, आप मान लीजिए कि गांधी मैदान में घूमने गए, गांधी मैदान में कोई विदेशी आया हुआ है, आप घूम रहे हैं, ठीक है। अब घूमते घूमते जो है ना उसके आप स्टेज पर चढ़ गए, आपको चारों ओर घूमने की आज़ादी दिया गया, अब किसी के बेडरूम में ही घुस गए, ठीक है। ऐसे थोड़ा ना अधिकार मिलेगा आपको, ये थोड़ा ना स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब चारों ओर घूमने का अधिकार है कि आप घूमिए, लेकिन किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 19 का 5 क्या कहता है। 19 का 5 कहता है निवास या बसने की स्वतंत्रता। निवास करने की या बसने की स्वतंत्रता, निवास करने की या बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। लेकिन पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर में आप निवास नहीं कर सकते थे, वहाँ बस नहीं सकते थे। वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे पहले 370 धारा लागू था, उसके तहत जम्मू कश्मीर को अपना वहाँ पे संविधान था, वहाँ पे अपना झंडा था, वहाँ के नागरिक को वहाँ की भी नागरिकता थी और भारत की भी नागरिकता थी, ठीक है। लेकिन हम लोगों को केवल भारत की थी, जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं थी। अब पूरे देश में एकल नागरिकता हो गया है, जम्मू कश्मीर का भी, और मतलब पूरे देश 28 राज्य में क्या हो गया है, एकल नागरिकता है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश में। तो अब जो है, पहले हम लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब जो है हम वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ पे अब बस भी सकते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो कह रहे हैं कि निवास या बसने की स्वतंत्रता, मतलब देश के किसी भी कोना में जा कर के बस सकते हैं। 19 का 6 में क्या कहता है। 19 का 6 में संपत्ति का अधिकार है। इसमें क्या था, तो संपत्ति का अधिकार, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया, तो इसको निरस्त कर दिया गया। फिर 19 का 7 में क्या कहता है। 19 का 7 में क्या कहता है, व्यापार करने की स्वतंत्रता। देखिए 7 तरह के आपको स्वतंत्रता दी गई है कि नहीं 19 के अंदर, लेकिन 19 का 6 को क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। तो बचा कितना, तो 6 बचा है। पहला क्या था, तब पहला बोला है कि बोलने की स्वतंत्रता। 19 का 1 में क्या बोला है, बोलने की स्वतंत्रता। आप बोल रहे हैं, केवल बोलने से काम नहीं कर चलेगा, आप बोलिए कहाँ पे आकर के, एक सभा का आयोजन कीजिए, उस सभा में बोलिए, सभा किए। उसके बाद सभा केवल करने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना होगा, तो एक संगठन बनाना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, एक संगठन बनाइएगा। संगठन बना लिए तो संगठन को क्या कीजिएगा, चारों ओर उसको भ्रमण कराइएगा, मतलब चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। उसके बाद चारों ओर घूम रहे हैं तो घूमते घूमते केवल घूमे कीजिएगा, निवास भी तो कीजिएगा ना, ठीक है। तो उसके बाद आपको ठहरने के लिए वहाँ पर क्या होना चाहिए, ज़मीन होना चाहिए। निवास मतलब अपना निवासी, वहाँ जहाँ पे जाइएगा घूमने, वहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको निवास रहने के लिए जगह होना चाहिए, ठीक है। तो निवास या बसने की स्वतंत्रता 19 का 5 कहता है। 19 के 7 कहता है कि निवास तो आप करेंगे, लेकिन आपका संपत्ति तो है नहीं, तो आप संपत्ति वहाँ पे खरीदिए, लेकिन संपत्ति खरीदिएगा। लेकिन 19 के 6 से हटा दिया गया। 19 के 6 में मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसको हटा करके 300 के जो है ए में डाल दिया गया है, जो कानूनी अधिकार हो गया है। कहा है कि खरीदिए, लेकिन ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। सरकार जब चाहेगा, अगर उसको ज़रूरत पड़ेगा तो आपको वहाँ से हटा सकता है, ठीक है। 19 के 7 में कहता है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप ज़मीन खरीद लिए, वहाँ बस गए, तो उसके बाद क्या कीजिएगा, आप वहाँ पर रह करके घंटा थोड़ा ना डुलाइएगा। वहाँ भाई आप रहेंगे तो व्यापार तो करेंगे ना, खाने पीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, तो आपको व्यापार करने की भी स्वतंत्रता देता है। तो समझ में आ गया आपको 19 में क्या क्या है।
अब चलिए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या प्रावधान है, बढ़िया से आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो कहता है दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण। अब देखिए, अगर आप दोषी पाए गए तो आपको अनुच्छेद 20 के तहत जो है 3 तरह के आपको संरक्षण दिया जाता है। कितने तरह से? 3 तरह से संरक्षण दिया जाता है। पहला संरक्षण कहता है कि आप अपराधी हैं, मतलब आपके ऊपर केस हो गया तो उस समय तो आप अपराधी हैं। अगर आप अपराधी हैं, जिस समय अपराध करते हैं उसी समय के कानून के हिसाब से आपको सज़ा दिया जाएगा। मतलब अपराधी को ठीक है, अपराधी को जिस समय आप गिरफ्तार करते हैं उसी समय के हिसाब से उसको क्या देना है, तो सज़ा देना है। उसी समय के हिसाब से, उसी समय के हिसाब से उसको क्या देना है, तो सज़ा देना है। इस चीज़ को याद रखिएगा। पहली स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 20 के तहत, क्या देता है, तो अपराधी को जिस समय अपराध करता है उसी समय के हिसाब से उसको क्या दिया जाएगा, तो सज़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिएगा 2005 में कोई यहाँ पे क्या किया, अपराध किया, ठीक है, और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी, मान लीजिए इसकी गिरफ्तारी 2005 में भी हो गई, उसके बाद इसको जो है सज़ा मिल गया, लेकिन 2015 में मान लीजिए कि कोई नियम चेंज हो गया। अब इसको कहिए कि नहीं यार, तुम्हारा जो है ना दोष था उसके अनुसार ये सज़ा नहीं होना चाहिए, अब सज़ा में तुम्हारा बदलाव किया जाएगा, तुम्हारा सज़ा ये होना चाहिए था। ऐसा बात नहीं है। जिस समय आप गिरफ्तार किए हैं, जौन से सज़ा दिए हैं वहीं सज़ा रहेगा, बाद में इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, पहला संरक्षण तो हो गया कि अपराधी जिस समय अपराध करता है उसे उसी समय के कानून के हिसाब से सज़ा दिया जाएगा। 2 में कहता है कि अपराधी को एक गलती की एक ही सज़ा मिलेगी। अपराधी को एक गलती की एक ही सज़ा, एक गलती की एक सज़ा, एक गलती की एक सज़ा दिया जाएगा। ठीक है। इसमें दूसरा संरक्षण है कि अगर कोई अपराधी है तो उसको एक गलती की एक ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक गलती किया उसको जो है ना 2 सज़ा दे दी है, ऐसा भी नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। 3 में क्या कहता है कि अपराधी स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है, स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है, स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। क्या नहीं दे सकता है, तो गवाही नहीं दे सकता है, स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। तो समझ में आया आपको। तो देखिए, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, दोष सिद्धि से संरक्षण। मतलब आप दोषी हैं तो आप जिस समय आप गिरफ्तार होंगे आपको उसी समय के हिसाब से आपको सज़ा दिया जाएगा। पहला प्रावधान 20 के तहत पहला संरक्षण देता है। कितने तरह का संरक्षण देता है अनुच्छेद 20? तो 3 तरह के। दूसरा संरक्षण क्या कहता है कि एक गलती के आपको एक ही सज़ा मिलेगा। और तीसरा संरक्षण क्या है, तो कहता है कि स्वयं के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते हैं। ठीक है। अब चलिए, अब है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 तो हो गया। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता। इसमें देखिए, यह अनुच्छेद 21 को जो है व्यापक रूप से किसके द्वारा प्रदान किया गया, इस अनुच्छेद का व्यापक रूप। तो इस अनुच्छेद का जो है अनुच्छेद 21 का व्यापक रूप मतलब अच्छा से किसके द्वारा सजाया गया, तो मेनका गांधीवाद 1978 के द्वारा। व्यापक रूप अनुच्छेद 21 का व्यापक रूप किसके द्वारा, तो मेनका गांधीवाद 1978 के द्वारा। मेनका गांधीवाद 1978 के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, अनुच्छेद 21 में किसकी चर्चा है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है।
उसके बाद कहेगा कि अनुच्छेद 21 का व्यापक रूप किस के द्वारा दिया गया, तो मेनका गांधीवाद 1978 के द्वारा, मेनका गांधीवाद 1978 के द्वारा। अब देखिए इसमें प्राण की स्वतंत्रता क्या है और यहाँ पे दैहिक स्वतंत्रता क्या है, इसको हम जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए प्राण की स्वतंत्रता पहले हम लोग देख लेते हैं। प्राण की स्वतंत्रता, प्राण की स्वतंत्रता में क्या कहता है कि हम या आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, आत्महत्या आप नहीं कर सकते हैं। कौन कहता है? तो अनुच्छेद 21 में जो प्राण की स्वतंत्रता है वो कहता है कि हम या आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या कहता है कि हम लोगों का कोई प्राण नहीं ले सकता है, हम लोगों का प्राण कोई भी नहीं ले सकता है, कोई नहीं ले सकता है, ठीक है, नहीं ले सकता है, हम लोगों का कोई प्राण नहीं ले सकता। अगर आपका कोई प्राण ले लिया तो उसके ऊपर क्या होती है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। जैसे देखते हो, मान लीजिए हम खड़े हैं, आपको आकर गोली मारकर चले जाए, तो भाई इसकी जो गोली मार करके जाता है उसका खोजबीन होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, और उसको जो है ना खोजबीन होता है, फिर उसको सज़ा दिया जाता है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है कि हम लोगों के कोई प्राण नहीं ले सकता है। अगर आपका प्राण कोई लिया है तो फिर उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको सज़ा दिया जाएगा। अब फिर आपको खुद दिया जाता है अनुरोध कि आप भी अपना प्राण खुद से नहीं ले सकते हैं। अगर आप अपना प्राण लेते हैं खुद से तो फिर आपके घर वाले जो है ना, जो उसका दोषी होगा वो लोग क्या होंगे, तो उसमें सब के सब फंसेंगे, फिर उस लोगों को सज़ा दिया जाएगा। और इसी में 3 नंबर में क्या कहता है कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा बात नहीं है कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ हम खा ही नहीं रहे, एकदम भूखमरी एकदम लगा हुआ है हमको, 2 दिन 4 दिन 5-5 दिन हो गया हमको खाए हुए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अपना स्वास्थ्य का ध्यान आपको खुद रखना है। उसके बाद 4 में क्या कहता है? 4 में कहता है कि हम पर्यावरण में प्रदूषण भी नहीं फैलाएंगे, ठीक है, पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, पर्यावरण में प्रदूषण भी नहीं फैलाना है। ये भी आपको देखिए, तो प्राण की स्वतंत्रता में क्या है कि हम या आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। 2 में क्या है? 2 में कहता है कि हम या आप खुद का प्राण भी नहीं ले सकते हैं। 3 में क्या कहता है कि अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। 4 में क्या कहता है कि पर्यावरण को जो है ना प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। तो हो गया ये प्राण की स्वतंत्रता। अब आइए दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता में क्या है? तो 1 में देखिए, दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कहता है कि कोई भी आदमी चाहे तो अकेला रह सकता है, अकेला यानी एकांतवास। अगर आप मान लीजिए कि कहीं पर अकेले आप जा रहे हैं, अब कोई आकर कहे कि यार तुम अकेले क्यों जा रहे हो, आपको जो है ना टॉर्चर करे, तो आप कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट आप कोर्ट में जा सकते हैं, उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? तो FIR कर सकते हैं। इसलिए दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में लिखा गया है कि आप एकांतवास का भी आपको स्वतंत्रता दी जाती है। आप एकांतवास यानी कि आप अकेले भी रह सकते हैं। 2 में कहता है कि निजता का अधिकार, निजता का अधिकार मतलब प्राइवेसी, मतलब आपका प्राइवेसी का भी इसमें अधिकार है। ये नहीं कि आपका फ़ोटो जो है ना कोई का के फेसबुक पर डाल दिया, फ़ोटो जो है व्हाट्सएप पर डाल दिया, तो ये क्या हुआ? तो आपका निजता का या हनन हुआ, आपका प्राइवेसी का हनन हुआ। मान लीजिए कि आपको कोई मोबाइल फ़ोन ले लिया, मोबाइल फ़ोन ले करके आपको जो है ना फ़ोटो उसमें से निकाल लिया। जब आपको मोबाइल फ़ोन का, मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं, आप मोबाइल भी आप रखे हुए हैं, कोई आया कहा कि हमको मोबाइल का पासवर्ड बताओ, आप नहीं बताया, फिर आपको जो आपसे झगड़ा कर लिया, मारा पीट कर लिया, ठीक है, तो आप कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट आप थाना में जाइए, ठीक है, आपको वहाँ पे FIR लिखा जाएगा। क्यों? आप वहाँ पे थाना में FIR क्या करोगे कि हमारा जो है ना ये प्राइवेसी का या हनन किया है, प्राइवेसी का उल्लंघन किया है, हमको या जो है ना मारा है, हम अपने प्राइवेट मतलब कि पासपोर्ट नहीं बताए हैं, तो ठीक है, क्योंकि वो भी प्राइवेसी के अंतर्गत हुआ। मान लीजिए कि पति पत्नी भी है, ठीक है, पत्नी मोबाइल चला रही है, पत्नी का आप उस स्विच का कि मतलब कि लॉक लगा के रख दी, आप पति साहब आए बोले कि तुम अपना लॉक बताओ कितना है, तो नहीं बता सकती है। क्यों?
उसका मन करेगा तो बताएगी, नहीं मन करेगा तो नहीं बताएगी, क्योंकि उसको निजता का अधिकार है। अगर आप ज़्यादा ज़बरदस्ती कीजिएगा तो वो कहाँ जा सकती है, तो वह कोर्ट में जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है वो, ठीक है, वो अपने हक के लिए। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। तो 2 नंबर में हो गया एकांतवास, कोई अकेले भी रह सकता है, आप उसको जो है ना टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। निजता का अधिकार, उसका प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है। उसके बाद 3 में कहता है कि विदेश जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, विदेश जाने की भी आपको स्वतंत्रता है। क्या है, तो विदेश जाने की, आप विदेश चाहिए, अब मान लीजिए कि आप विदेश जा रहे हैं, आपको जा करके जो है ना आपको रोक ले, कहेगा नहीं हम तुमको नहीं जाने देंगे, ठीक है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमको जो है ना वो विदेश नहीं जाने दे रहा है। उसके बाद 4 नंबर में, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि कोई रोक रहा है, आपके पास इसका कागजात भी होना चाहिए, जो जो इससे क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। 4 में कहता है व्यभिचार, व्यभिचार, व्यभिचार यानी एडल्टी। अब देखिए इसमें क्या है, शादी होने के बाद भी हम किसी से संबंध रख सकते हैं, लड़के या लड़कियों के स्वेच्छापूर्वक। देखिए पहले क्या था इसमें, मतलब मान लीजिए कि शादी हो गया, शादी हो गया, ठीक है। अब शादी होने के बाद पहले इसमें क्या था कि अगर शादी हो गया तो जो लड़की है, जो औरत है, वो दूसरे किसी मर्द के साथ जो है ना वह संबंध बना सकती है, दूसरे संबंध बना सकती है। लेकिन अगर उसमें अगर केस होता है तो उसमें लड़का को जो है ना, लड़का का उसमें दोषी माना जाता था कि सब किसका चाल है, तो लड़का का है, क्योंकि इसमें लड़कियों को बचा लिया जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श हुआ, बाद में दोनों को अधिकार दे दिया गया कि अगर शादी के बाद लड़का हो या लड़की, वह दूसरे किसी औरत से या दूसरे किसी लड़की से या लड़का से, लड़की है तो लड़का से और लड़का है तो लड़की से संबंध रख सकता है। यह किस में है, तो आपका अनुच्छेद 21 में ही बताया गया है, दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, ठीक है, व्यभिचार। चलिए ये समझ गया। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि आप खुद का जो है ना प्राण नहीं ले सकते हैं, बताए ना प्राण की स्वतंत्रता में। लेकिन 1994 में, 1994 का बात है कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया पृथ्वीनाथ बनाम भारत संघवाद का। पृथ्वीनाथ, पृथ्वीनाथ, पृथ्वीनाथ बनाम भारत संघवाद, भारत संघवाद, पृथ्वीनाथ बनाम भारत संघवाद। वो क्या भैया 1994 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या करना आपका मौलिक अधिकार है। आत्महत्या करना, आत्महत्या करना आपका क्या है, तो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने बातों को क्या कर लिया, तो पलट दिया। कब, तक ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद। किस केस में, तक ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद, ठीक है। अरे यार क्या हो गया इसमें भी, पंजाब राजवाद। देखिए 1994 में पृथ्वीनाथ बनाम भारत संघवाद का जब केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या करना आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है, आप आत्महत्या कीजिए, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन 1996 में जो है ना सुप्रीम कोर्ट अपने बातों से पलट गया ज्ञान कौर बनाम पंजाब राजवाद में, और कहा कि आत्महत्या करना क्या है, आपकी मौलिक अधिकार है, नहीं है, सॉरी मौलिक अधिकार नहीं, आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 1996 में क्या हुआ, तो आत्महत्या आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा बताया गया, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। 21 का एक। अब देखिए मूल संविधान में जो है, मूल संविधान में 21 का 1 जो है ये नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, 2002 के तहत। तो 21 के कम में क्या है, कौन सा अधिकार देता है, तो शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार भी आपका क्या है, तो मौलिक अधिकार है। 21 के क को कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। इसमें क्या प्रावधान है, तो इसमें प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष,
छः वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, राज्य जो है राज वो निःशुल्क सभी राज्यों को निःशुल्क शिक्षा देना है। निःशुल्क क्या देना है? तो शिक्षा देना है, निःशुल्क शिक्षा देना है। ठीक है, पहले यह नहीं था, 2002 से पहले राज्यों को यह अधिकार नहीं था, मौलिक अधिकार नहीं था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का। ठीक है, लेकिन 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 के तहत, 21 का 1 में इसको जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार के तहत। ठीक है, तो समझ गए 21 के में क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, राज्य उसको जो है ना निःशुल्क शिक्षा देगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको हम बताए हैं, आपको बताएं कि जब राष्ट्रीय आपात लगता है, राष्ट्रीय आपात, इसके पहले वाला क्लास में भी पार्ट 1 में भी हम राष्ट्रीय आपात की चर्चा किए हैं। राष्ट्रीय आपात जब लगता है तो उसमें आपके मौलिक अधिकार को ख़त्म कर दी जाती है। ठीक है, लेकिन 20 और 21 को फंडामेंटल राइट आपके क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। किसको छोड़ करके? तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़ करके बाकी जितने आपके मौलिक अधिकार हैं सबको क्या कर दी जाती है? तो ख़त्म कर दी जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात, देखिए आपात 3 तरह का होता है। एक राष्ट्रीय आपात है जिसकी चर्चा किस में है? तो 352 में है। राष्ट्रपति शासन 356 में है। ठीक है, उसके बाद वित्तीय आपात 360 में है। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात में आपका मौलिक अधिकार ख़त्म नहीं होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। केवल राष्ट्रीय आपात में आपकी मौलिक अधिकार को ख़त्म किया जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 22। अनुच्छेद नंबर 22 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद नंबर 22, अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। गिरफ्तारी के विरुद्ध, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है, मान लीजिए कि आप गिरफ्तार हो गए, उसके तहत आपको कितने तरह के संरक्षण प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो यह अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 22 गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को 3 प्रकार का संरक्षण देता है। कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार का संरक्षण देता है, 3 प्रकार का संरक्षण देता है। पहला क्या है? तो पहला है आपको कि गिरफ्तारी होने के 24 घंटा के अंदर आपको किसके समक्ष ले जाना है? तो जज के समक्ष आपको ले जाना है। ठीक है, पहला क्या है? गिरफ्तारी, आप गिरफ्तार हो गए तो 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर कहाँ ले जाएगा आपको? तो जज के सामने ले जाएगा, जज के सामने ले जाएगा। और दूसरा क्या है? तो सबसे पहले व्यक्ति जब गिरफ्तार होगा तो उसका क्या जाना जाएगा? तो गिरफ्तारी का कारण जाना जाएगा, गिरफ्तारी का कारण जाना जाएगा। देखिए, पहले होना चाहिए एक में यह कि पहले गिरफ्तार हुआ व्यक्ति का कारण जाना जाएगा कि वो भाई गिरफ्तार हुआ है, आखिर कारण क्या है। गिरफ्तारी के बाद मान लेते हैं कि कोई किसी को गिरफ्तार करके लेके आएगा, ऐसे थोड़ा नहीं कि हम डायरेक्ट जो है जज के पास लेके चले जाएंगे, नहीं, पहले उसका कारण जानेंगे गिरफ्तारी का। उसके बाद 24 घंटा के अंदर, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, 24 घंटे के अंदर किसके पास ले जाएंगे हम? तो जज के पास ले जाएंगे। उसके बाद 3 नंबर में कहता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो अपना मनपसंद वकील रखेगा। 3 में क्या कहता है? 3 में कि अपना मनपसंद वकील रखेगा, वकील रखेगा अपना मनपसंद। ठीक है, तो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 22 में इसकी चर्चा है। इसमें 3 तरह के जो है ना संरक्षण देता है। पहला संरक्षण यह है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसके कारण जाना जाएगा गिरफ्तारी का। दूसरा उसका संरक्षण यह दिया जाता है कि उसको जो है ना 24 घंटा से ज़्यादा उसको थाना में आप नहीं रख सकते हैं, 24 घंटा के अंदर उसको जज के समक्ष उसको ले जाना है। जितना पिटाई जो होता है ना, किसी गिरफ्तार होता है कोई व्यक्ति तो उसको 24 घंटा के अंदर ही बहुत पिटाई किया जाता है, बस उतना ही देर पिटाएगा वो, उसके बाद वो नहीं पिटाएगा। 24 घंटा के अंदर क्योंकि वो जाएगा जज के पास, जज के पास जाएगा तो जज थोड़ा ना थाना भेजेगा, फिर जज के पास जाएगा तो वहीं से डायरेक्ट कहाँ भेज देगा जज? तो आपको जेल में भेज देगा। तो फिर आप सेफ समझिए कि आप जब तक थाना में हैं तब तक लात खाइएगा, थाना से आप बाहर चले गए मतलब जज के पास, तो आप समझिए एकदम आप सेफ हैं, या क्यों नहीं आप कितना हो बड़ा गलती किए हों।
ठीक है। जैसे मान लीजिए का बहुत बड़ा जो है, मान लीजिए किसी का कोई रेप कांड में फंस गया, ठीक है, किसी का हत्याकांड में कोई फंस गया। अब मान लीजिए कि उसका जो है ना 24 घंटे के अंदर तो भाई पुलिस बढ़िया से उसका धुलाई नहीं किया है, वो कहाँ पहुँचा देगा? तो भाई जज के पास, क्योंकि वो तो अनुच्छेद 22 से अधिकार देता है कि 24 घंटे के अंदर जो है ना उस व्यक्ति को पहुँचाना है, तो 24 घंटे के अंदर पहुँचा दिया। अब जज क्या कहेगा कि इसको अब जेल में डाल दो, जज तो जेल में डाल दिया। अब तो भाई व्यक्ति क्या कहेगा, अरे यार चलो कोई बात ना, थोड़ा ही ना पिटाए हैं। तो ऐसे नहीं होता है, पुलिस आएगा, अब पुलिस जज से बोलेगा कि जज साहब जो रेप किया है, जो हत्या किया है, उस व्यक्ति को थोड़ा हमको दे दीजिए, क्योंकि हम जुटा नहीं पा रहे हैं इसका गवाही, ठीक है, उसे गवाही लेना है और इसमें कौन कौन इसमें शामिल है उसको हम नहीं जुटा पा रहे हैं, उसका साक्ष्य। इसको कुछ दिनों के लिए जो है ना हमको दे दीजिए और इसको कुछ दिन तक रखेंगे और उसके बाद इससे हम जानेंगे। और बाबू अब आपको ले जाएगा वहाँ से निकाल करके, उसके बाद आपका जो है ना 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, मतलब जितना दिन के लिए जज आदेश देगा उतना दिन के लिए ले जाएगा। उसके बाद आपको चौकस पिटाई होगा। तो ऐसे होता है, समझ गए ना। तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। कितने तरह का संरक्षण देता है? 3 तरह का। एक तो आपको आपकी गिरफ्तारी का कारण जाना जाएगा, 24 घंटे के अंदर आपको जज के सामने ले जाएगा और अपना मनपसंद आप वकील रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 22 जो है, अनुच्छेद 22 आपको बताया गया है कि जो विदेशी नागरिक हैं उनको 15, 16, 19, 29 और 30, 19, 29, 30 यह जो है अनुच्छेद उनको प्राप्त नहीं है। यह मौलिक अधिकार उनको प्राप्त नहीं होता है विदेशी नागरिकों को। लेकिन विदेशी नागरिक भी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं आपको मित्र देश के विदेशी नागरिक, एक होते हैं शत्रु देश के। तो जो मित्र देश के हैं, उनको अनुच्छेद 22 प्राप्त है। लेकिन जो शत्रु देश के हैं, उनको अनुच्छेद 22 प्राप्त नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो जो शत्रु देश के विदेशी नागरिक है उनको 15, 16, 19, 29, 30 और 22 ये अनुच्छेद उनको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन मित्र देश को केवल इसको छोड़ करके बाकी सब उनको प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम पिछले क्लास में भी बताए हैं, समझ गया। अब देखिए अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध कानून के तहत भी गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध कानून किस में आता है? तो अनुच्छेद 22 में ही आता है। निवारक निरोध कानून, निवारक निरोध कानून के तहत भी आदमी को गिरफ्तार किया जाता है। ये क्या कानून है तो इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि निवारक निरोधक कानून जो है रॉलेट एक्ट की संज्ञा दी जाती है। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, आपको पता ही होगा। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? काला कानून कहा था। तो रॉलेट एक्ट कानून में क्या था कि अगर किसी पर भी शक है तो शक के आधार पर किसी व्यक्ति को कहाँ डाल देना है? जेल में डाल देना है। शक के आधार पर वो बेचारा वकील भी नहीं रख सकता है, वो अपना गवाही भी नहीं दे सकता है, मतलब उसका कुछ नहीं सुना जाएगा, उसको डायरेक्ट उठा के जेल में डाल देना है, ठीक है। उसी का कहते थे तो रॉलेट एक्ट कानून। सेम इसी का 2 कॉपी क्या है? तो निवारक निरोध कानून। अब देखिए ये क्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छा तरह से थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो है ध्यानपूर्वक लगा करके आप सुनने का कोशिश कीजिए। देखिए ये क्या है? वैसा कानून जिसके तहत अपराध करने वाले व्यक्ति को अपराध करने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति के ऊपर शक है कि वो अपराध करने वाला है। क्या करने वाला है? अपराध करने वाला है। किसी व्यक्ति के ऊपर शक है कि वो क्या करने वाला है? तो अपराध करने वाला है, ठीक है। तो अपराध करने के बाद नहीं, अपराध करने से पहले ही उस व्यक्ति को क्या कर लिया जाएगा? तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसके तहत? तो निवारक निरोध कानून के तहत, ठीक है। क्यों कर लिया जाता है? ताकि वो व्यक्ति जो है अपराध न कर सके, यह कानून भारतीय संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल है। आपको पता है कि सूची कितने तरह के शक्ति का बंटवारा किस में है? तो अनुसूची 7 में है। अनुसूची 7 में है, जिसमें जिक्र है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन है? समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो विषय आता है, अभी विषय कितने हैं? तो 100 है। पहले 97 था, अभी 100 है। इसमें 66 था, अभी कितना है? तो 61 है। इसमें कितना था? तो 47 था, अभी कितना है? तो 52 है।
तो संघ सूची के अंतर्गत जो भी विषय है इस पर कानून कौन बनाएगा, तो केंद्र सरकार बनाएगा। राज्य के अंदर जो विषय है उस पर कानून कौन बनाएगा, तो राज्य का विधानमंडल बनाएगा। संघ वाला में संसद बनाएगा। और समवर्ती सूची में आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार कहने का मतलब विधानमंडल और केंद्र सरकार कहने का मतलब संसद इस पर कानून बनाएगी। ठीक है, तो यह जो निवारक निरोध कानून है किस सूची के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। मतलब कि इसमें जो है कानून राज्य सरकार ही बनाएगी और केंद्र सरकार भी। मतलब कि अगर कोई राज्य में है और राज्य सरकार को पता चला कि ये व्यक्ति जो है ना गिरफ्तार मतलब कि अपराध करने वाला है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ राज्य को पता चला कि अपराध करने वाला है, अब हम केंद्र को इसको रिपोर्ट करें। ठीक है, फिर केंद्र सरकार आएगा, फिर केंद्र सरकार इसको क्या करवाएगा, तो गिरफ्तार करवाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो है ना इसको क्या किया गया है, तो इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत इसको रखा गया है। तब समझ गए कि वैसा कानून जिसके तहत अपराध करने वाले व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि अपराध न हो सके। यह कानून भारतीय संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल है, जिस कारण इस पर नियम केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं। बताएं इस कानून को रॉलेट एक्ट की संज्ञा दी जाती है। बताएं कि इसको किस चीज़ की संज्ञा दी जाती है, तो रॉलेट एक्ट की संज्ञा दी जाती है। तथा इस कानून को भारतीय संविधान की आवश्यक बुराइयां भी कहा जाता है। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके अधिकतम 3 माह तक नज़रबंद किया जा सकता है। कितने माह तक नज़रबंद किया जा सकता है, तो 3 महीना तक। अगर मान लीजिए कि कोई निवारक निरोध, ठीक है, निवारक निरोध कानून के तहत आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप साल भर तक गिरफ्तार कर रह जाइएगा। ठीक है, उसको अधिकतम कितना दिन तक गिरफ्तार करके रखना है, तो 3 महीना तक उसको नज़रबंद कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें अधिकतम समय तक नज़रबंद रखने हेतु सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। मान लीजिए कि अगर 3 महीना में काम नहीं चलने वाला है, अगर उसको 3 महीने से ज़्यादा समय तक उसको रखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक परिषद का गठन करना पड़ेगा, जो है सलाहकार परिषद। सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। अगर सलाहकार परिषद, कौन परिषद, तो सलाहकार परिषद, सलाहकार परिषद। सलाहकार परिषद का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। अगर सलाहकार परिषद कह दिया है कि इसको 3 महीना से अधिक समय तक नज़रबंद किया जाए, तभी 3 महीना से अधिक समय तक उस व्यक्ति को नज़रबंद करके रखा जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो आप समझ गए, 19 से 22 तक जो है आपको हम बता दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए कि आपको कैसा वीडियो लगा, और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। और इसको आप लोग एक कॉपी पर नोट भी करते चलिए, आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर समझ में नहीं आता है, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया होगा उसको आप कमेंट में आप पिन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। हम फिर उसको जो अगला वीडियो लेकर के आएंगे उसमें हम उसको कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखने का कोशिश कीजिए। चलिए धन्यवाद दोस्तों, फिर अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे।